गांव का नाम धर्मपुर था। सुबह का समय था, आसमान साफ था और हल्की धूप गांव की मिट्टी पर फैल रही थी। मंदिर की घंटी दूर से सुनाई दे रही थी। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। दीवारें पुरानी थीं और छत की लकड़ी कमजोर हो चुकी थी। उसी घर में अर्जुन और उसकी बड़ी बहन सुनीता रहते थे। भैया, सुबह हो गई, उठो, आज काम पर जल्दी निकलना है। मैंने चूल्हे पर चाय रख दी है, उठकर मुंह हाथ धो लो। दीदी मैं उठ गया हूँ, बस 2 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। कल शाम को कोई काम नहीं मिला था, आज पता नहीं मजदूरी मिलेगी या नहीं। भैया, कोशिश करने में क्या जाता है, भगवान कुछ न कुछ रास्ता जरूर दिखाएगा। तुम हिम्मत मत छोड़ो, हम दोनों मिलकर सब संभाल लेंगे। दीदी ये दीवार देखो, दरार बढ़ती जा रही है। अगर ये गिर गई तो घर का सारा सामान खुले में आ जाएगा। मैंने भी देखा है भैया, दीवार से मिट्टी झड़ रही है। हमें जल्दी मरम्मत करानी होगी, लेकिन पहले राशन और कर्ज की चिंता है। सब एक साथ कैसे होगा? दीदी मैं आज कोई भी काम मिले तो तुरंत करूंगा, चाहे मजदूरी कम मिले, पर हाथ खाली नहीं रखूंगा। शाम तक कुछ न कुछ लेकर आऊंगा। भैया, सिर्फ हाथ पैर चलाने से पेट भर जाता है, लेकिन हमें कर्ज भी चुकाना है। पिताजी के जाने के बाद रघुनाथ सेठ का कर्ज हम पर पहाड़ बन गया है। हमें हर पैसे का हिसाब रखना होगा। दीदी मैं जानता हूँ सेठ की नजर हमारी जमीन पर है, लेकिन मैं उसे कभी नहीं बेचूंगा। वह जमीन पिताजी की आखिरी निशानी है। बस यही हिम्मत रखो, मैं घर का हिसाब देखती हूँ, तुम काम ढूंढो। भगवान हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगा। अर्जुन ने चाय पी और घर से निकल गया। गांव की गलियां सूखी थी, सड़क पर हल्की धूल उड़ रही थी। वो सीधे मजदूर चौक पहुंचा। मजदूर चौक पर कुछ लोग पहले से खड़े थे। अर्जुन भी पेड़ की छाया में खड़ा हो गया। धूप बढ़ने लगी थी। 1 घंटा बीत गया, कोई काम मांगने नहीं आया। अर्जुन निराश होकर बैठ गया। आज भी यही हाल है, ना कोई काम ना कोई कमाई। घर में राशन खत्म होने को है। दीदी उम्मीद से मेरी राह देख रही होगी। भगवान कुछ तो रास्ता दिखाओ। फिर अर्जुन उठा और गांव के बाहर मिट्टी ढोने का काम देखने चला गया। आखिर में गांव के पास एक छोटे से खेत में गुड़ाई का काम मिल गया। मजदूरी सिर्फ 100 रुपए तय हुई। अर्जुन ने दोपहर से शाम तक काम किया। शाम को अर्जुन थका हुआ घर लौटा। हाथ में आधा किलो चावल और थोड़ी सब्जी थी। सुनीता दरवाजे पर खड़ी थी। भैया, आज कैसा रहा दिन? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, आंखों में थकान साफ दिख रही है। पहले बैठो और पानी पी लो। दीदी आज सिर्फ 100 रुपए मिले, उसमें से ये चावल और सब्जी ले आया। अब हाथ में कुछ नहीं बचा। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी इतना ही मिला। कोई बात नहीं भैया, 100 रुपए भी बहुत मायने रखते हैं। कम से कम हमने उधार नहीं लिया, तुमने ईमानदारी से कमाया, यही सबसे बड़ी बात है। दीदी अगर दीवार गिर गई तो बहुत मुश्किल होगी। मुझे कुछ और कमाना होगा। सिर्फ मजदूरी से घर चलाना मुश्किल हो रहा है। भैया, मैंने सोचा है कि घर का हर खर्च लिख लूं। राशन, तेल, नमक, मिट्टी का काम और दवाई, हर चीज का हिसाब अलग रखूंगी। इससे पता चलेगा कि कहाँ कितना बच सकता है। लिखना अच्छी बात है दीदी। मैं भी मजदूरी का हर पैसा गिनकर तुम्हें दूंगा। हम दोनों मिलकर हिसाब रखेंगे। सबसे बड़ी चिंता रघुनाथ सेठ का कर्ज है। वो कल भी आया था, कह रहा था कि कर्ज बहुत बढ़ गया है। जमीन के कागज मांग रहा था। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि थोड़ा समय दो। दीदी वो हमें कभी समय नहीं देगा। उसे तो बस हमारी जमीन चाहिए। मैं उसे किसी कीमत पर नहीं जाने दूंगा। पिताजी ने वो जमीन अपनी मेहनत से बनाई थी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हर महीने थोड़ी बचत हो और कर्ज धीरे धीरे उतरे। सिर्फ मजदूरी से घर चलाना मुश्किल है। हमें अपना कुछ काम शुरू करना होगा। तुम ठीक कहती हो दीदी। मैं भी कुछ अपना काम करना चाहता हूँ, लेकिन पूंजी कहाँ से लाऊं? हमारे पास तो नई चीजें खरीदने के पैसे नहीं हैं। पूंजी से पहले हिम्मत चाहिए भैया। अगर छोटी शुरुआत करें तो धीरे धीरे सब बन सकता है। गांव में सुबह के समय सब्जी और दूध की जरूरत होती चेंज्ड है।
अगर तुम किसी किसान से उधार या कम दाम पर ताजा सब्जी लेकर बेचो तो शायद कुछ कमाई हो। दीदी तुम्हारी सोच अच्छी है, लेकिन हमारे पास ठेला या साइकिल नहीं है। पैदल घूमकर सब्जी बेचना मुश्किल होगा। फिर भी मैं कल बाजार का रुख देखूंगा। रात का खाना हल्का था। अर्जुन आंगन में चारपाई बिछाकर सो गया। सुनीता देर तक सोचती रही कि घर कैसे चलेगा। अगली सुबह अर्जुन रघुनाथ सेठ की दुकान पर गया। सेठ लकड़ी की गद्दी पर बैठा था और आगे मोटी बही रखी थी। आओ अर्जुन, बड़ी जल्दी आ गए। लगता है कर्ज चुकाने की सुध आ गई। लाओ, कितने पैसे लाए? सेठ जी, आज पैसे नहीं लाया। मैं थोड़ा समय और मांगने आया हूँ। काम कम मिल रहा है, घर में राशन भी मुश्किल से चल रहा है। आप थोड़ी मोहलत दे दीजिए। मोहलत? अर्जुन, कर्ज कितना बढ़ चुका है पता है? तुम्हारे पिताजी ने जो पैसे लिए थे वो अब ब्याज समेत बहुत ऊपर जा चुका है। मैं किसी को मुफ्त में समय नहीं देता। दुकान भी चलानी है, घर भी चलाना है। सेठ जी, मैं मुफ्त में नहीं मांग रहा। मैं कुछ महीने और चाहता हूँ। मेहनत करके हर पैसा चुका दूंगा। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं भागूंगा नहीं, यही गांव में रहूंगा। देखो, आज की तारीख तक कुल 21,800 रुपए बनते हैं। हर महीने ब्याज जुड़ता है। अगर अभी नहीं चुकाओगे तो अगले महीने और बढ़ जाएगा। मेरी सलाह मानो, जमीन मुझे सौंप दो, कर्ज माफ हो जाएगा और तुम्हारा घर भी बच जाएगा। सेठ जी, वो जमीन मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैं उसे नहीं बेचूंगा। आप ब्याज कम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समय तो दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं तुम्हें 3 महीने देता हूं, लेकिन हर महीने कम से कम 500 रुपए जमा करने होंगे। नहीं तो जमीन का कागज मेरे नाम करना पड़ेगा। ये मेरी भलाई है। गांव में कोई दूसरा साहूकार तुम्हें इतनी रियायत नहीं देता। ठीक है सेठ जी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आप लिख कर दे दीजिए कि 3 महीने की मोहलत है, ताकि बाद में कोई भ्रम न रहे। लिखने की क्या जरूरत है? मेरी बात ही काफी है। गांव में मेरा भरोसा देखो, किसी को शक नहीं होता। तुम जाओ और हर महीने 500 रुपए लेकर आना। सेठ जी, पैसे का मामला है। लिखित कागज होगा तो दोनों को सुविधा रहेगी। मैं आपकी बात नहीं काट रहा, बस हिसाब साफ रखना चाहता हूँ। तुम्हें मुझ पर शक है? जाओ, ज्यादा बात मत बढ़ाओ। 3 महीने की बात पक्की समझो। बस हर महीने 500 रुपए लेकर आना, वरना जमीन का कागज तैयार रखना। अर्जुन को अंदर से लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो चुपचाप वहां से निकल गया। दुकान के बाहर धूप चढ़ाई थी। रास्ते में बस स्टैंड के पास काजल की चाय की दुकान थी। अर्जुन भैया, इधर आओ। बहुत उदास लग रहे हो, चाय पीकर जाओ। आज की चाय मेरी तरफ से। नहीं काजल, रहने दे। जेब में पैसे नहीं है, मुफ्त में चाय नहीं पीता। कल जब पैसे होंगे तो जरूर आऊंगा। मैं मुफ्त नहीं कह रही, तुम कल मेरी दुकान से कुछ खरीद लेना। आज चाय पी लो। थके हुए आदमी की चाय कभी उधार नहीं होती। बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। अर्जुन हल्का मुस्कुराया और लकड़ी की पटरी पर बैठ गया। काजल ने चाय बनाकर मिट्टी की प्याली में दी। क्या बात है भैया, रघुनाथ सेठ के पास से आ रहे हो? चेहरा बता रहा है कि दिल में बोझ है। अकेले सब सहना अच्छा नहीं होता। वही पुराना कर्ज काजल। सेठ जी ने 3 महीने की मोहलत दी है। हर महीने 500 रुपए देने होंगे। मजदूरी से इतना जुड़ाना मुश्किल है, ऊपर से दीवार की मरम्मत भी करानी है। भैया, हार मत मानो। मैं भी अकेली हूँ और छोटी दुकान से घर चलाती हूँ। रोज का हिसाब रखती हूँ। जो कमाती हूँ उसका आधा बचाने की कोशिश करती हूँ। सही दाम रखती हूँ, इसलिए लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी दुकान चल रही है, ये अच्छी बात है। मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। दीदी कहती है कि सब्जी बेचने का काम किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं है। सब्जी बेचना अच्छा काम है। अगर तुम ताज़ा और साफ सब्जी लाओगे तो गांव की औरतें तुमसे ही खरीदेंगी।
मैं अपने ग्राहकों को बता सकती हूँ, लेकिन सबसे पहले सामान लाने के लिए थोड़ी पूंजी चाहिए। हम दोनों मिलकर कुछ सोच सकते हैं। वही तो दिक्कत है, पूंजी कहाँ से लाऊं? घर में सिर्फ 250 रुपए बचे हैं, वो भी राशन के लिए रखे हैं। तभी हरि किशन काका वहां आए। उनके हाथ में पुरानी किताब थी और आंखों पर चश्मा था। वे चाय की दुकान के पास बैठ गए। बेटा अर्जुन, पूंजी से पहले सोच और अनुशासन चाहिए। मैं तुम्हारी बात सुन रहा था। रघुनाथ की बातों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। हर लेन देन लिखित होना चाहिए। काका आप ठीक कहते हैं, लेकिन सेठ जी ने लिख कर देने से मना कर दिया। मुझे लगा कि शायद उनकी बात मान लेना ही ठीक है। अब क्या करूं? नहीं बेटा, पैसे का मामला हो या जमीन का, लिखित कागज जरूरी है। बिना लिखे बात का कोई सबूत नहीं होता। कल को कोई मुकर जाए तो समझाना मुश्किल हो जाता है। तुम्हें हर किश्त की रसीद मांगनी चाहिए। काका सही कह रहे हैं। मैं भी दुकान का रोज का हिसाब एक कॉपी में लिखती हूँ। कितना सामान आया, कितना बिका, क्या दाम रखा, ये सब लिखती हूँ। इससे गलती पकड़ में आ जाती है। तो क्या मुझे भी हिसाब लिखना चाहिए? मुझे लगा कि सिर्फ मेहनत करना काफी है। हाँ बेटा, जब तुम कमाओ तो हर दिन की आमदनी और खर्च लिखो। मजदूरी हो या सब्जी का काम, लिखित हिसाब आदमी को अनुशासन देता है। और कर्ज चुकाते समय हर बार रसीद जरूर लो। यही समझदारी है। भैया मैं भी यही करती हूँ। हर शाम को दुकान बंद करने से पहले हिसाब मिलाती हूँ। कितना सामान खरीदा, कितना बिका, कितना बचा, सब लिखा रहता है। बेटा, मेरे पास एक पुराना हाथ ठेला है। कई साल से घर के पीछे पड़ा है। अगर तुम उसे साफ करके चलाना चाहो तो ले सकते हो। इससे गांव में सब्जी या दूध बेचने में आसानी होगी। काका ये बहुत बड़ी मदद होगी, लेकिन मैं ऐसे कैसे ले सकता हूँ? आप कुछ किराया तय कर दीजिए, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। किराया नहीं बेटा, बस एक वादा करो कि कभी गलत काम नहीं करोगे और हर ग्राहक को सही तोल और सही दाम दोगे। यही मेरा किराया है, बाकी भगवान देखेगा। काका मैं वादा करता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलूंगा और किसी को ठगूंगा नहीं। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने काका को प्रणाम किया। काजल भी मुस्कुराई। दोपहर की धूप हल्की थी और बस स्टैंड पर सन्नाटा था। अर्जुन को पहली बार लगा कि रास्ता निकल सकता है। अर्जुन दोपहर में घर लौटा। उसने सुनीता को सारी बात बताई। दीदी, काका ने ठेला देने की बात कही है। अब हम सब्जी बेच सकते हैं। काजल भी अपने ग्राहकों को बताने को तैयार है। भैया, काका का आशीर्वाद समझो, लेकिन सब्जी खरीदने के लिए भी थोड़े पैसे चाहिए। हमारे पास घर के खर्च के लिए सिर्फ 250 रुपए बचे हैं। अगर वो भी सब्जी में लग गए तो राशन कैसे आएगा? दीदी, अगर तुम कहो तो मैं ये 250 रुपए सब्जी में लगा दूं, लेकिन घर का राशन तो खत्म हो जाएगा। मैं दुविधा में हूँ। चिंता मत करो, घर में एक पुरानी पीतल की थाली और 2 कटोरी हैं। उन्हें बेचकर थोड़े पैसे आ जाएंगे। अगर तुम सब्जी बेचोगे तो 2 दिन में थोड़ी कमाई होगी। हमें कुछ रिस्क तो लेना ही होगा। दीदी, तुम्हारी बात मानता हूँ। मैं कल सुबह मंडी जाऊंगा और ताजा सब्जी लाऊंगा। जो भी होगा ईमानदारी से करूंगा। भैया याद रखना, हर सब्जी का दाम लिखना। कितनी खरीदी, कितनी बिकी, ये सब कॉपी में लिखना। इससे हमें पता रहेगा कि फायदा हुआ या नुकसान। ठीक है दीदी, तुम मुझे एक कॉपी दे दो, मैं हर चीज लिखूंगा। कल से नई शुरुआत होगी। शाम को दोनों हरि किशन काका के घर गए। काका ने पुराना थैला दिखाया। बेटा, ठेला ठीक हो गया है। कल सुबह मंडी जाकर ताजा सब्जी ले आना। याद रखना, जो सब्जी खुद नहीं खाओगे वो दूसरों को मत बेचना। सही तोल और साफ सामान ही तुम्हारी पहचान बनेगी। काका, आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर ग्राहक खुश होकर जाए। काका, आपने हम पर इतना भरोसा किया। भगवान करे हम आपके भरोसे पर खरे उतरे। बेटी, ईमानदारी से काम करोगी तो भगवान खुद साथ देंगे। तुम दोनों की मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी।
अगली सुबह अर्जुन सूरज निकलने से पहले उठा। वो ठेला लेकर पास की मंडी गया। मंडी में ताजी सब्जियां आई थीं। अर्जुन ने सोच समझकर थोड़ी थोड़ी सब्जी खरीदी। उसने हर सब्जी का दाम कॉपी में लिखा। मंडी से लौटकर अर्जुन ने ठेला गांव की मुख्य गली में खड़ा किया। भैया, सब्जियां ताजा लग रही हैं, ग्राहक जरूर आएंगे। बस सही दाम बताना और किसी से कम ज्यादा मत करना। दीदी, मैंने हर सब्जी का दाम बाजार से थोड़ा ही ज्यादा रखा है। ज्यादा मुनाफा नहीं लूंगा, सही तोल दूंगा, भगवान देखेगा। यही बात ग्राहकों को बताना। अगर कोई पूछे कि सब्जी ताजा है या नहीं, तो विश्वास से कहना, हमने खुद साफ करके रखी है। पहले दिन सिर्फ 4 ग्राहक आए। किसी ने आधा किलो टमाटर लिया, किसी ने पालक। अर्जुन ने सबको सही तोल दिया। शाम तक उसे 60 रुपए का फायदा हुआ। भैया, पहले दिन 60 रुपए का फायदा हुआ है, ये कम नहीं है। अगर रोज इतना भी बचे तो महीने में कर्ज की किश्त निकल सकती है। दीदी, अभी ग्राहक कम है, लेकिन जैसे जैसे लोग मुझे पहचानेंगे, बिक्री बढ़ेगी। मैं हर दिन ताजा सब्जी लाऊंगा और दाम भी ज्यादा नहीं रखूंगा। भैया, हमें हर ग्राहक को सही तोल देना है, किसी को ठगना नहीं है। यही हमारी कमाई की जड़ होगी। आज का हिसाब मैं कॉपी में लिख देती हूँ। दीदी, मैं वादा करता हूँ कि कभी गलत तोल नहीं दूंगा। भगवान सब देखता है। हमारी मेहनत ही हमारी पहचान बनेगी। अगले दिनों अर्जुन ने और सब्जियां मंगाई। काजल ने अपने ग्राहकों को बताया कि अर्जुन ताजा सब्जी लाता है। धीरे धीरे गांव की कुछ महिलाएं अर्जुन से सब्जी लेने लगीं। अर्जुन हर ग्राहक से प्यार से बात करता और सही तोल देता। 2 हफ्ते बीत गए। अर्जुन के हाथ में अब रोज 150 से 200 रुपए की बचत होने लगी। उसने सोचा कि पहले घर की दीवार की मरम्मत करानी चाहिए। सुनीता ने भी कहा कि दीवार गिरने से पहले ठीक कराना जरूरी है। रघुनाथ सेठ को जब पता चला कि अर्जुन अब गांव में सब्जी बेचने लगा है और उसकी दुकान चल रही है, तो उसके मन में जलन पैदा हो गई। उसने अर्जुन की सब्जी के बारे में झूठी अफवाह फैलाई। शाम को अर्जुन उदास घर लौटा। भैया, क्या हुआ? आज चेहरा उतरा हुआ है। कुछ ग्राहक नाराज हुए क्या? दीदी, आज बहुत कम ग्राहक आए। किसी ने कहा कि मेरी सब्जी बासी है। ये बात कहाँ से फैली? मैं तो रोज ताजा सब्जी लाता हूँ। भैया, झूठ सुनने में आसान लगता है, पर सच धीरे धीरे सामने आता है। हमें घबराना नहीं है, हमें अपना काम और भी ईमानदारी से करना है। अर्जुन भैया, मुझे पता चला है कि रघुनाथ सेठ ने गांव में झूठी अफवाह फैलाई है। कुछ लोग डर गए हैं। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। मैंने कुछ लोगों से सुना है। दीदी, ये तो बहुत गलत है। मैं रोज ताजा सब्जी लाता हूँ और सही तोल देता हूँ, फिर भी लोग झूठ पर भरोसा कर रहे हैं। सेठ को मुझसे जलन क्यों? भैया, मैंने कहा ना, सच धीरे धीरे सामने आता है। हमें और ईमानदारी से काम करना है। जो लोग हमसे खरीदते हैं वे हमें जानते हैं, वे जरूर लौटेंगे। मैं एक उपाय सोच सकती हूँ। कल तुम अपनी सब्जी मेरी दुकान के पास लगाना। मैं अपने ग्राहकों को बताऊंगी कि मैंने खुद अर्जुन भैया से सब्जी लेकर पकौड़े बनाए हैं। इससे लोगों का भरोसा वापस आएगा। यह अच्छा रहेगा, लेकिन काका से भी सलाह ले लेते हैं। वे गांव में सम्मानित हैं, उनकी बात मानी जाएगी। अकेले कुछ करना ठीक नहीं होगा। भैया ठीक कह रहे हैं, काका हमें सही रास्ता दिखाएंगे। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तीनों हरि किशन काका के घर गए। काका आंगन में किताब पढ़ रहे थे। अर्जुन ने सारी बात बताई। बेटा, व्यापार में ऐसी अफवाहें उड़ती हैं। इसका सीधा जवाब पारदर्शिता है। तुम अपनी सब्जी का दाम बोर्ड पर लिखो, तोल का बटकरा दिखाओ और हर ग्राहक को यह विश्वास दिलाओ कि सब्जी ताजा है। साथ ही रघुनाथ की बातों का कोई सबूत नहीं है, इसलिए लोग उस पर हमेशा भरोसा नहीं करेंगे। काका, मैं तो चाहता हूँ कि एक दिन सबके सामने सच साबित हो। मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा और कर्ज भी चुकाऊंगा। बेटा, कर्ज चुकाते समय हमेशा लिखित रसीद लेना और रघुनाथ सेठ से कहना कि हर किश्त का हिसाब लिख कर दे। अगर वह मना करे
तो गांव की पंचायत के सामने बात रखना। पंचायत में सच की जीत होती है। काका, मैं अर्जुन भैया की मदद करूंगी। मेरी दुकान पर काफी लोग आते हैं। मैं उन्हें बताऊंगी कि अर्जुन भैया की सब्जी अच्छी है। बेटी, यही सही है। अच्छे काम में सबका साथ होना चाहिए। तुम दोनों मिलकर इस मुश्किल को हरा दोगे। अगले दिन अर्जुन ने काजल की सलाह मानी और अपना ठेला काजल की दुकान के पास लगाया। काजल ने सुबह से पकौड़े बनाए और ग्राहकों से कहा कि ये सब्जी अर्जुन भैया से ली गई है। धीरे धीरे फिर से ग्राहक लौटने लगे। अर्जुन ने ठेले पर लकड़ी का बोर्ड रखा जिस पर सब्जियों के दाम लिखे थे। उसने तोल के लिए नए बटखरे मंगवाए। हर ग्राहक को विश्वास दिलाया कि अगर सब्जी खराब निकले तो अगले दिन बदली जाएगी। ये बात पूरे गांव में फैली। रघुनाथ सेठ की दुकान पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं रहती थी। वो चिढ़ गया। उसने अर्जुन के पास आकर कहा कि कर्ज की पहली किश्त का समय हो गया है। अर्जुन, पहली किश्त लेकर आया? 500 रुपए। समय हो गया है, देर मत करो। सेठ जी, मैं किश्त दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे लिखित हिसाब दीजिए। मुझे जानना है कि ब्याज कैसे जुड़ा है। बिना हिसाब के मैं किश्त नहीं दे सकता। लिखित हिसाब? मैं जुबान से बता रहा हूँ, बही में सब लिखा है। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? सेठ जी, बही आपकी है, मुझे अपनी कॉपी में भी लिखना है, इसलिए मुझे सही हिसाब चाहिए। ये मेरा हक है, आप इतना तो कर सकते हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जाओ, फिर किश्त मत दो, ब्याज बढ़ता रहेगा। देखते हैं कब तक टिकते हो। सेठ जी, मैं पंचायत के सामने यह बात रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि सब साफ हो, आप घबराइए मत। अर्जुन ने हरिकिशन काका को बताया। काका ने गांव के पंचायत के कुछ बुजुर्गों से बात की। अगले रविवार को पंचायत बैठी। वहां अर्जुन और रघुनाथ सेठ दोनों बुलाए गए। पंचायत में हरिकिशन काका ने अर्जुन का पक्ष रखा। पंचायत के लोगों, अर्जुन कर्ज चुकाना चाहता है, लेकिन रघुनाथ सेठ लिखित हिसाब नहीं दे रहा। बिना लिखे हिसाब के कोई कैसे जाने कि ब्याज सही है या नहीं? यह नियम के खिलाफ है। मैं सालों से यही काम करता हूँ, मेरी बही सही है। मैंने कभी किसी से लिखित हिसाब नहीं दिया, ये मेरा तरीका है। पंचायत के बुजुर्गों, मैं हर महीने किश्त दूंगा, लेकिन मुझे लिखित रसीद और सही ब्याज दर चाहिए। यही नियम है। मैं भागना नहीं चाहता, बस साफ हिसाब चाहता हूँ। पंचायत के लोगों ने रघुनाथ सेठ से पूछा कि लिखित हिसाब क्यों नहीं देते। सेठ के पास कोई जवाब नहीं था। पंचायत ने फैसला सुनाया कि रघुनाथ सेठ को सही ब्याज दर के अनुसार लिखित हिसाब देना होगा। अर्जुन हर महीने अपनी आमदनी के अनुसार किश्त देगा। देखा रघुनाथ, पंचायत ने सही फैसला दिया। अब तुम्हें लिखित हिसाब देना ही होगा। इसमें किसी की बुराई नहीं है। ठीक है, मैं हिसाब लिख कर दूंगा, लेकिन अर्जुन को किश्त समय पर देनी होगी, वरना ब्याज बढ़ेगा। सेठ जी, मैं समय पर दूंगा, अब कोई बहाना नहीं होगा। इसके बाद अर्जुन की दुकान और अच्छी चलने लगी। उसने सुनीता के साथ मिलकर एक छोटी बचत योजना बनाई। दीदी, हर दिन की कमाई का एक हिस्सा कर्ज के लिए अलग रखेंगे, एक हिस्सा घर के खर्च के लिए और एक हिस्सा भविष्य के लिए। इससे हमें पता रहेगा कि कहाँ कितना बचा। भैया, मैं सब लिख लूंगी, हर पैसे का हिसाब रहेगा। ये तरीका बहुत अच्छा है, हमें कभी उधार नहीं लेना पड़ेगा। भैया, मैं भी अपनी दुकान की कमाई का हिसाब रखती हूँ। हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो हम साथ में कोई काम शुरू कर सकते हैं। काजल, तुम्हारा साथ मिले तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन पहले दीदी से सलाह लेते हैं, वही घर की मुखिया है। भैया, काजल बहुत समझदार है, उसकी बात मानने में कोई बुराई नहीं है। दोनों मिलकर काम करोगे तो दुगनी तरक्की होगी। महीने के अंत में अर्जुन ने पंचायत के सामने पहली किश्त दी और रसीद ली। रघुनाथ सेठ को रसीद देनी पड़ी। अर्जुन ने वो रसीद संभाल कर रखी। अर्जुन, यही सही तरीका है। रसीद और लिखित हिसाब ही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। अब कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। काका, अब मैं हर किश्त की रसीद लूंगा। आपकी सीख हमेशा याद रखूंगा। धीरे धीरे अर्जुन ने अपनी सब्जी की दुकान को बड़ा किया।
उसने एक छोटी सी साइकिल खरीदी ताकि मंडी से सामान लाना आसान हो। काजल के साथ मिलकर उसने सुबह के समय कुछ घरों में सब्जी पहुंचाना शुरू किया। लोग उस पर भरोसा करने लगे। एक शाम अर्जुन और सुनीता आंगन में बैठे थे। दीदी, अब तक हमने कर्ज का एक हिस्सा चुका दिया है। अगले महीने भी किश्त दे देंगे। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे पहले से ज्यादा उम्मीद है। भैया, तुमने बहुत मेहनत की, मुझे तुम पर गर्व है। हमने किसी से उधार नहीं लिया, कोई गलत काम नहीं किया, बस ईमानदारी से कमाया, यही सबसे बड़ी बात है। दीदी, काका और काजल का भी बहुत सहारा रहा। काजल ने तो मुझे ग्राहक दिलाने में बहुत मदद की। उसका एहसान हमें नहीं भूलना चाहिए। भैया, काजल बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रही। अगर वो नहीं होती तो शायद हमें ग्राहक वापस लाने में बहुत समय लगता। दीदी, मैं भी यही सोचता हूँ। काजल ने बिना किसी स्वार्थ के हमारी मदद की। भगवान उसे हमेशा खुश रखे। अर्जुन शर्मा गया। शाम की ठंडी हवा आंगन में बह रही थी। दूर से मंदिर की घंटी सुनाई दे रही थी। कुछ दिनों बाद रघुनाथ सेठ ने फिर कोशिश की। उसने अर्जुन की जमीन के कागजों के बारे में अफवाह फैलाई कि वो जमीन किसी और के नाम हो गई है। अर्जुन घबराया। वो हरिकिशन काका के पास गया। काका, सेठ कह रहा है कि मेरी जमीन किसी और के नाम हो गई है। क्या ये सच हो सकता है? मैं बहुत परेशान हूँ। बेटा, डरो मत। जमीन के कागज चाहे जो कहें, पंचायत और पटवारी के रिकॉर्ड में सच सामने आ जाएगा। तुम अपने पिता के नाम की रसीद और पुराने कागज संभाल कर रखो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। काका, मैं कल पटवारी के पास जाऊंगा। आप मेरे साथ चलिए। मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। बिल्कुल बेटा, हम कल सुबह साथ जाएंगे। सच का साथ कभी मत छोड़ो। अगले दिन अर्जुन और हरिकिशन काका पटवारी के पास गए। वहाँ रिकॉर्ड देखा गया। अर्जुन की जमीन उसके पिता के नाम से ही दर्ज थी। पटवारी ने अर्जुन को लिखित पुष्टि दी। अर्जुन ने वो कागज सुनीता को दे दिया। भैया, ये कागज मैं संदूक में रखती हूँ। अब कोई हमारी जमीन के बारे में झूठ नहीं बोल सकता। ये हमारी सुरक्षा है। दीदी, काका की वजह से हम बच गए। लिखित कागज कितना जरूरी है ये आज समझ में आया। अब मैं हर जरूरी कागज संभाल कर रखूंगा। भैया, हमें हर चीज का लिखित प्रमाण रखना चाहिए। इससे कोई हमें डरा नहीं सकता। इस घटना से गांव वालों का रघुनाथ सेठ पर से भरोसा उठ गया। अर्जुन की दुकान पर अब और ग्राहक आने लगे। काजल की चाय की दुकान भी चलती रही। दोनों की मेहनत रंग ला रही थी। समय बीतता गया। अर्जुन ने 6 महीने में अपना अधिकांश कर्ज चुका दिया। हर किश्त के साथ रसीद लेता और हिसाब लिखता। रघुनाथ सेठ अब कुछ नहीं बोलता था। अर्जुन ने सुनीता के साथ मिलकर तय किया कि अब घर की मरम्मत पूरी करनी है। उसने कुछ पैसे जोड़कर दीवारें पक्की कराईं, छत पर नए खपरेल डाले। घर अब सुरक्षित दिखने लगा। एक दिन काजल ने अर्जुन से कहा कि वो अपनी दुकान में बैठने के लिए एक अच्छी सी बेंच और छतरी लेना चाहती है। अर्जुन भैया, मैं अपनी दुकान के लिए नई बेंच और छतरी लेना चाहती हूँ। ग्राहकों को बैठने में दिक्कत होती है। तुम्हें क्या लगता है? काजल, पहले 2-3 दिन की कमाई जोड़ो। उधार लेकर मत खरीदो। जब पैसे पूरे हो जाए तब लेना। सही समय का इंतजार करना ही समझदारी है। तुम ठीक कहते हो। मैं भी यही सोच रही थी। हिसाब लिखकर ही खर्च करूंगी। कोई जल्दबाजी नहीं करूंगी। दुकान चलाने में यही बात सबसे जरूरी है। जो कमाया जाए उसी में खर्च करना चाहिए। बाकी बचत अलग रखनी चाहिए। भैया, तुम्हारी सलाह बहुत काम आती है। मैं अब से हर खर्च पहले लिखूंगी, फिर करूंगी।